ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज मिस्ट्री ऑफ माई पैंथर एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 16 to 20 and guys, don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। खाना खाने के बाद भी अभय उदास ही रहता है। गीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गीत कुछ सोचकर बोली, तुम्हें सिया की याद तो नहीं आ रही जिसकी वजह से तुम्हारा मन उदास है। गीत की बातों को सुनकर अभय चिढ़ जाता है और गुस्से से अपने दांत बाहर निकालकर गीत को धमकाने लगता है। अभय को ऐसा करते देख गीत तो हंसी आ जाती है, क्योंकि अभय अब पैंथर तो था नहीं, फिर भी उसकी तरह हरकतें करता है। गीत को सोचकर अभय को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। अभय दौड़कर गीत के बेड पर छूट जाता है और अपनी पेंशन स्टाइल में लेटकर बैठ जाता है। गीत अपने हाथ में एक बड़ा सा कुछ लेकर आती है जो किसी कपड़े से ढका हुआ था। अभय, आज से मैं तुम्हें अभय ही बुलाया करूंगी। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, क्या तुम वह देखना चाहते हो? गीत ने एक्साइटेड होकर कहा। अभय अपने हाथों के बल बेड पर खड़ा हो जाता है, बड़े ध्यान से उस सामान को देखने लगता है। उस सामान को गीत अभय के और पास ले आती है और उसके पास लाकर रख देती है। अभय उस कपड़े को घूर कर देख रहा था, तभी गीत जल्दी से उस कपड़े को हटा देती है। अभय अपने सामने किसी की तस्वीर देखकर डर जाता है। उसे देखकर अभय घबरा कर उसे धमकाने की कोशिश करता है। गीत ने अभय को मिरर दिखाया था जिसमें वह खुद का अक्स देखकर डर जाता है। अभय ने अब तक अपना अक्स सेल में बने पाउंड में ही देखा था। उसमें अपना चेहरा गोल, काला, पीली आंखें, सामने दो नुकीले दांत, अजीब सा मुंह दिखाई देता था। लेकिन ये चेहरा उस चेहरे से काफी अलग था। गीत जाकर बेड पर बैठ जाती है और अभय को अपने पास आने का इशारा करती है। अभय गीत के पास आकर देखता है। अभय एक तक अपने चेहरे, अपने पूरे शरीर को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। अभय बार बार अपने चेहरे, बाल, पूरे शरीर को छू कर देख रहा था। गीत अभय के हाथ पर चूंटी काट लेती है। आओ बोलकर अभय अपने हाथ को सहलाने लगता है। अभय तुम ठीक हो? गीत ने पूछा। लेकिन अभय कोई जवाब नहीं देता। अब जब तक इसका मन खुद की शक्ल देखते देखते नहीं भरेगा, ये शीशे के सामने से नहीं हटने वाला, बोलकर गीत बाकी का काम करने चले जाती है। अपना काम खत्म कर गीत सिया को कॉल लगाती है। हेलो सिया, अगर फ्री हो तो मुझे कुछ बात करनी थी। गीत झिझक का बोली। हाँ बोल ना गीत, मैं फ्री हूँ। आज वैसे भी लोग कम आए हैं तो फ्री जैसे ही हूँ। सिया किसी को ट्रे पास करके बोली। वो अगर तुम्हारे ऑफिस में अगर कोई जगह खाली हो तो बताना, तू तो जानती है ना मुझे जॉब की कितनी जरूरत है। गीत ने उदास होकर कहा। डोंट वरी यार, मैं हूँ ना, नहीं होगी जॉब तो हो जाएगी। ये सब छोड़, हमारा बच्चा क्या कर रहा है जरा दिखा तो, बोलकर सिया नॉर्मल कॉल को वीडियो कॉल पर कर देती है। गीत बैक कमरा ऑन कर चुपके से गेट खोलती है और सिया को चुप रहने का बोल देती है। अभय अभी भी शीशे में खुद को देखकर उटपटांग हरकतें कर रहा था, जिसे देखकर सिया अपना मुंह दबाकर हंसने लगती है। अभय खुद को शीशे में कभी पीछे से देखता तो कभी नीचे से, कभी पैर उठाकर देखता तो कभी कलामुंडी खाकर, कभी एकदम शांत होकर खुद को देखने लगता है। गीत तुमने भी क्या अच्छा बिजी किया अभय को? हा गीत अभी रखती हूँ, कस्टमर आ रहे हैं, बोलकर सिया फोन रख देती है। गीत सोचती है क्यों न अभय बेसिक नॉलेज दी जाए। दूसरी तरफ सिया एक कैफे में काम करती थी। मिस्टर बाजवा सिया से मिलने उसके कैफे आते हैं, लेकिन इस प्रिटेंड करते हैं जैसे वो बस वहाँ पर ऐसे ही आ गए। हेलो सर, आप यहाँ पर? सिया खुशी से मिस्टर बाजा के पास जाकर बोली। सिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर बाजवा चौंक कर बोले। जी सर, मैं यहाँ पर काम करती हूँ, आज मेरी नाइट शिफ्ट है। सिया ने एक प्यारी सी मुस्कान देकर कहा। मिस्टर बाजवा सिया से बोले, तुम मुझे अंकल बुला सकती हो, क्या मैं आपको डैड बुलाऊं? सिया ने हैरान होकर कहा। मिस्टर बाजवा ये सुनकर मुस्कुरा देते हैं। अच्छा ठीक है, तुम मुझे डैड बुला सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे जीतना होगा, मिस्टर बाजवा ने कहा। हाँ डैड, बताइए मुझे क्या करना होगा आपके लिए? तो मैं किसी से भी लड़ जाऊं, अच्छे शेर को पछाड़ दूं। सिया अपने हाथों के दो मुंह के आगे करके बोली। मिस्टर बाजवा सिया को ऊपर से नीचे तक उसे हैरानी से देखते हैं और अपने मन में बोले, रुई के गोले जैसे दिखने वाली लड़की, लगता है अपने डैड को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अच्छा तो ठीक है, तुम्हें गीत को हमारे साथ रहने के लिए मनाना होगा। अगर मैं तुम्हारा डैड हूँ तो गीत का भी तो कुछ लिखूंगा, इसी नाते तुम दोनों मेरे पास रह लोगी और मैं अपने बेटे अभय के पास रह लूंगा। मिस्टर
बाजवा ने कहा। रजवंश पैलेस। हाँ, ये पुश्तैनी खानदानी घर, सारी प्रॉपर्टी अब हमारी होगी, बस कुछ महीनों का इंतजार, सब कुछ हमारा होगा। सोनाली वाइन का एक सिप लेकर बोली। हाँ सोनाली, अब हमारी किस्मत खुलने की दिन करीब आ रहे हैं। बहुत ही तगड़ा दिमाग लगाया है तुमने। जो जायदाद उस अभय को मिलने वाली थी, वह सारी जायदाद तुम्हें कुछ महीनों में ही मिल जाएगी। राजवर्धन अपना वाइन का ग्लास सोनाली को टॉस करके बोला। अगर हम कुछ ही दिनों में इंडिया छोड़कर नहीं जाते तो पता नहीं मेरा दुखियारी माँ का नाटक करते करते क्या हाल होता। मुझे तो लगता है दोनों बाप बेटा का शोक मनाते मनाते मेरी भी अर्थी तैयार हो जाती। सोनाली अपने दांत पीसकर बोली। मेरे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता था मेरी जान। घरवालों को यकीन दिलाना कितना आसान था कि तुम अपने पति और फिर बेटे को खोने का सदमा झेल नहीं पाई और डिप्रेशन में चली गई हो, बोलकर राजवर्धन ठहाके मारकर हंसने लगा। तो तुमने आगे क्या सोचा है, आगे करना क्या है? राजवर्धन ने सोनाली से पूछा। सोच रही हूँ फिर से फिल्म इंडस्ट्री फिर ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि वह मेरा बिग स्पोर्ट है। वैसे भी मेरे आने की खबर अब तो इंडिया में पूरी आग की तरह फैल चुकी होगी। सोनाली मुस्कुराकर बोली। राजवर्धन सोनाली की बात का जवाब देते हुए बोला, मानना पड़ेगा, गजब का दिमाग है तुम्हारे पास। जब तुम इंडिया आई हो ये तो हॉट टॉपिक है, कोई ना कोई प्रोड्यूसर इस मौके को भुनाने की कोशिश तो जरूर करेगा। हाँ, अपने तो दोनों हाथ में प्लेटिनम है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब मेरे पास एक सिंपैथी कार्ड है जिसका मैं इस्तेमाल कर पूरी इंडस्ट्री पर राज करूंगी। सोनाली अपनी चालाकी भरी मुस्कान के साथ बोली। एकदम से सोनाली की मुस्कान परेशानी में बदल जाती है। सोनाली अपनी भावे सिकोड़ कर बोली, इन सब के बीच तुम उस बुढ़े को भूल ही गए हो जो अभी भी हम पर शक करके बैठा है। देखा नहीं था तुमने कैसे हो, इन 10 सालों में फोन कर करके जान खा चुका है। अब जाने क्या होगा जब हमारा आमना सामना होगा। हम हमेशा छिप कर तो नहीं रह सकते। राजवर्धन सोनाली की बात पर मुंह बनाकर बोला, थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट करो, वो मेरे पिताजी हैं और तुम मेरे ही सामने मेरे बाप को गालियां दे रही हो। राजवर्धन, तुम कितनी जल्दी बुरा मान जाते हो। अगर पापाजी हमारे साइड हो गए तो मैं उनके पैर धो धोकर पीऊंगी, साथ में तुम्हें भी भगवान मानकर पूजने लग जाऊंगी। लेकिन मुझे पता है ना वो किस नस्ल के आदमी है। सोनाली अपने दांत पीसकर बोली। नहीं माने तो मनवा लेंगे, तुम बस कल सबसे मिलने की तैयारी करो। राजवर्धन टेढ़ी मुस्कान से बोला। दूसरी तरफ गीत अभय को सीधे खड़े होकर चलने के लिए बोलती है। अभय, अपने दोनों पैरों पर खड़े हो जाओ, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, गुड बॉय, अब मेरे साथ चलो। गीत अभय की आंखों में देखकर बोली। अभय बस प्रीत की आंखों में खोया। जो प्रीत बोलती जा रही थी वह करता जा रहा था। अब आपको बिल्कुल ऐसे ही चलना है, ओके, हमेशा के लिए। अब मुझे खुद से चलकर दिखाओ, बोलकर प्रीत एक साइड जाकर खड़ी हो जाती है। अबे कुछ देर तो अपने पैरों पर चलता है, लेकिन थोड़ी देर में ही उसके घुटनों में दर्द होने लगता है। क्योंकि वह काफी टाइम बाद अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था, तो फिर से अपने हाथ नीचे कर पहले की तरह खड़ा हो जाता है। गीत फिर से उसको सीधा खड़ा कर चलने के लिए बोलती है। अभय फिर से अपने दोनों पैरों पर चलने लगता है। थक जाता तो थोड़ी देर रुककर फिर से चले लगता। गीत उसकी परेशानी समझ सकती थी। इतने सालों बाद कोई इंसान अपने दोनों पैरों पर चले तो उसको थोड़ी बहुत तो तकलीफ होगी। क्या अभय का चेकअप एक बार किसी अच्छे डॉक्टर से करवाना चाहिए, गीत अपने मन में बोली। अभय का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वह गीत के लिए कुछ भी करने को तैयार था। गीत को महसूस होता है कि अभय को अब कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही है, तो वह उसे बेड पर बैठने के लिए बोल देती है। गीत कुछ सोचकर किचन में चली जाती है और कुछ देर बाद अपने हाथों में एक कटोरी में ऑयल लेकर आती है। तुम डेट पर सीधे लेट जाओ, गीत ने अपने से कहा। गीत एक बाउल में जो तेल लेकर आई थी वो उसने खुद बनाया था। गीत धीरे धीरे उसकी पैरों की मालिश शुरू कर देती है। मालिश से अभय को बहुत आराम मिलता है और वह धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर सो जाता है। गीत काफी देर तक उसके पैरों की मालिश करती है, साथ ही उसके हाथों की भी मालिश करती है। गीत की नजर उसके हाथ की हथेलियों पर जाती है जो जमीन पर चलने से बहुत सख्त हो चुकी थी और जगह जगह फट चुकी थी। गीत जल्दी से जाकर एक क्रीम लेकर आती है, उसके हाथों पर लगाना शुरू कर देती है, जिससे अभय को बहुत ठंडक का एहसास होता है। गीत को पता नहीं क्या होता है। गीत एकदम से उसके सिरहाने जाकर बैठ जाती है और उसके बालों को अपने हाथों से धीरे धीरे सहलाने लगती है। गीत भी वही बैठे बैठे सो जाती है। सुबह का वक्त 6 बजे।
हे बेबी कब तक सोओगी, आज घर जाना है कहा था ना, अब जल्दी से उठो और रेडी हो जाओ। राजवर्धन सोनाली को जगाते हुए बोला। ओह बेबी बस थोड़ी देर और घर ही तो जाना है, कौन सा इंग्लैंड जाना है, थोड़ा लेट चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन सा हमारे जाने से उनके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मिलनी वही सदी शक्लें हैं, सोनाली अपने अलसाए हुए आवाज में बोली। ओ कम ऑन यार वेकअप, हम वहाँ सबको इम्प्रेस करने जा रहे हैं, वहाँ अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना, अगर किसी को भी भनक लग गई तो हमारे सारा प्लान चौपट हो जाएगा। राजवर्धन सोनाली को उठाते कर बोला। ओके चिल, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा, अब तुम जाओ मुझे तैयार होने दो, बोलकर सोनाली फिर से बेड पर लुढ़क जाती है। सिया का घर। अभय जल्दी से उठकर बैकयार्ड में चला जाता है, वहां जाने से पहले गीत को ठीक तरह से लिटाकर उसे चादर से ढक देता है। अभय गीत के चेहरे को बड़े गौर से देखता है, देखते ही देखते अभय गीत के होठों को चूम लेता है। अभय को आज अपनी बॉडी में कुछ अलग सा एहसास होता है, उसे अपने हाथ और पैरों हल्कापन महसूस होता है। गार्डन में पहुंचकर अभय अपने दोनों पैरों पर चलने लगता है। अभय कभी रुकता तो कभी चलता, अभय की ट्रेनिंग अब शुरू हो चुकी थी। अभय को आज अपनी बॉडी में कुछ अलग सा एहसास होता है, उसे अपने हाथ और पैरों हल्कापन महसूस होता है। गार्डन में पहुंचकर अभय अपने दोनों पैरों पर चलने लगता है। अभय कभी रुकता तो कभी चलता, अभय की ट्रेनिंग अब शुरू हो चुकी थी। काफी चलने के बाद अवैध थक कर एक साइड बैठ जाता है, उसके पेट में गुड गुड होने लगती है, इसका मतलब था उसे भूख लग रही थी। अभय को गार्डन में टहलता हुआ टॉमी दिखाई दे जाता है, अभी उसकी तरफ धीरे धीरे चलने लगता है ताकि टॉमी को कानों कान खबर तक ना हो। अभय को कीट की डांट याद आ जाती है कि पहली टॉमी का शिकार करने के बाद उसे कितनी डांट पड़ी थी, यही सोचकर अबे फुर्ती से अपने पीछे देखता है और दौड़कर गेट के पास आकर अंदर झांक कर देता है कि कहीं गीत जग तो नहीं गई। अपनी सेफ्टी के लिए अभय गीत की कमरे तक चाहता है, वहां गीत आराम से चैन से सोई हुई थी कि कुछ होता देख अगर चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और जल्दी से दरवाजा बंद कर पूरी ताकत से पीछे की तरफ दौड़ लगा देता है। बैकयार्ड पहुंचने पर अभय धीरे धीरे टॉमी की तरफ जाने लगता है। टॉमी अपनी बॉल के साथ खेलने में बिजी था। अभय अपने शिकार करने की पोजीशन में आ जाता है और बार बार अपने होठों पर जीभ फिराता है और मन ही मन सोचता है आज तो इसका स्वाद चख कर ही रहेगा। दूसरी तरफ गीत भी अब उठ चुकी थी, वह फ्रेश होने के बाद पूरे घर में फिर से अभय को ढूंढती है, उसे शक होता है कहीं फिर से अभय ने उस टॉमी पर हमला करने की कोशिश तो नहीं की। वह दौड़कर पीछे गार्डन में जाती है। गार्डन में अभय घात लगाए उस कुत्ते को ही घूर रहा था, धीरे धीरे बस कुछ कदम और फिर वह उसका शिकार होगा, ये सोचकर अभय आगे बढ़ रहा था। वह अपने मन में बहुत ही खुश हो रहा था, शिकार करने के बाद उसको चखने का मजा कैसा होगा वह मन ही मन सोचकर 7वें आसमान पर था। पीछे से उसे किसी के खांसने की आवाज आती है, पहले तो अबे उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन फिर से उसे स्नेह की आवाज आती है तो एकदम बुत बनकर खड़ा हो जाता है। अपनी आंखें इधर उधर चलाने के बाद वह उसी स्टाइल में पार्क में घूमने लग जाता है जैसे गीत को दिखा रहा हो कि वह बहुत ही इनोसेंट है, उसे कुछ भी नहीं पता। टॉमी को उसने भूल से भी नहीं देखा था। गीत उसकी सारी चाल समझ जाती है और ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं था। गीत अभय को आवाज लगाकर अंदर चलने का इशारा करती है। गीत को देखकर अभय दौड़कर उसके साथ घर के अंदर आ जाता है। गीत अपने बालों का जोड़ा बनाकर किचन में घुस जाती है और खाना बनाकर उसे एक प्लेट में निकाल कर ले आती है। अभय के सामने एक प्लेट रखा, वह अपना मोबाइल निकालकर एक वीडियो प्ले करती है। इस वीडियो में एक लड़का अपने दोनों हाथों से खाना खा रहा था, तो प्लीज उसे दिखाकर बोली, देखो तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही खाना खाना है, अब तुम्हें फैक्ट्री शुरू कर देनी चाहिए। गीत उसके हाथ में चम्मच पकड़ाकर वैसा ही करने को कहती है। अभय बहुत जल्दी सीख रहा था, उसकी कैचिंग पावर देखकर गीत हैरान हो जाती है। गीत कुछ और वीडियो भी निकालकर उसे कुछ सिखाने लगती है। गीतों उसे बैठने का तरीका, नहाने का तरीका सब दिखाकर सिखाती है। अभय मोबाइल को अपने हाथ में ले लेता है और अपनी उंगलियों से चलाने लगता है। तभी उसके दिमाग में कुछ धुंधली यादें आने लगती है। वह अपने आप को मोबाइल चलाते हुए देखता है, साथ ही कोई उसे बड़े प्यार से पुकार रहा था, अभय बेटा कहाँ हो तुम, जल्दी से आओ। अभय के सिर में हल्का हल्का दर्द होने लगता है तो वह मोबाइल फेंककर अपना सर पकड़ लेता है। गीत को समझते देर नहीं लगी कि अभय के सिर में दर्द है।
यादें अभी भी अभय के इर्द गिर्द घूम रही थी। अभय आंखें बंद कर यादों में घूम रहे चेहरे को पहचानने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब होता है। गीत जल्दी से उसे पानी पिलाती है, साथ ही उसके सर को दबाने लग जाती है। गीत को अभय की ऐसी हालत देखकर घबराहट होने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे अभय ठीक हो जाए। कुछ ही देर में वहां सिया आ जाती है। सिया अपना बैग जल्दी से डाइनिंग टेबल पर रख गीत के पास पहुंचकर बोली, अभय को क्या हो रहा है? इसको इतना पसीना क्यों आ रहा है और इसने अपना सिर को पकड़ रखा है? मुझे नहीं पता यार इसे क्या हो रहा है। मैं तो बस इसे मोबाइल पर कुछ वीडियो दिखाकर कुछ सिखाने की कोशिश कर रही थी। यह अच्छे से सीख भी रहा था। इसे पता नहीं क्या हुआ, इसने मोबाइल अपने हाथ में ले लिया। एकदम से मोबाइल फेंक कर अपना सिर पकड़ लिया। गीत घबरा कर बोली, मुझे लगता है मोबाइल देखने की वजह से इसके सिर में दर्द हो रहा है। अपनी पूरी जिंदगी में इसने पहली बार मोबाइल देखा है, शायद इसी वजह से। गीत कांपती आवाज में बोली, नहीं गीत, कोई भी मोबाइल इतनी जल्दी आपको इफेक्ट नहीं करता है। इसे शायद कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उसके सिर में दर्द हो रहा हो। सिया अपनी थोड़ी पर उंगली रखकर बोली। सिया कुछ सोचकर जल्दी से गीत को हग कर लेती है और हग करके बोली, गीत मुझे पता था कि तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हो। तुम मेरे बिना एक पल नहीं रह सकती। ये सुनकर अभय जल्दी से अपनी आंखें खोलता है। सामने गीत और सिया एक दूसरे को हग करके खड़े थे। अभय जल्दी से अपनी चेयर से उठता है और सिया को गीत से दूर कर खुद गीत को हग कर लेता है। अभय अपने जंगली दांत सिया को दिखाकर उसे धमकाने की कोशिश करता है। अभय जैसे सिया से ये कहना चाहता था, मैं कितनी भी मुसीबत में या कितनी भी परेशानी में पड़ जाऊं फिर भी तुम्हारे साथ गीत को नहीं बांटूंगा। अभय पलटकर गीत को देखता है, उसे फिर से हग करके खड़ा हो जाता है। सिया मुस्कुराकर गीत को देख अपना हाथ हिलाती है और दबी आवाज में बोली, तू ही इसकी दवाई है, समझी? जब तक तू इसके साथ है इसे कुछ नहीं हो सकता। बोलकर सिया गीत को अपनी एक आंख दबा देती है। कुछ ही देर बाद अभय धड़ाम से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अभय को गिरता देख दोनों बहुत बुरी तरह घबरा जाती है। दोनों ही अभय के पास बैठकर उसको उठाने की कोशिश करती है। सिया दौड़कर किचन से पानी लेकर आती है। गीत अभय का सर अपनी गोद में रख उसको उठाने की कोशिश करती है। सिया अभय के मुंह पर पानी की बूंदें छिड़कती है लेकिन अभय को होश नहीं आता है। वह दोनों इतना घबरा गई थी कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें इस स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि यह उन दोनों के साथ ही एक साथ पहली बार हुआ था। चीतू उठो, क्या हो गया है तुम्हें? गीत बार बार घबराकर अभय को हिलाकर बोल रही थी। सिया अभय को डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी लेकिन वो ये सोचकर रुक जाती है कि वह डॉक्टर के पास जाकर कहेगी क्या इसे क्या हुआ है। सिया तुरंत मिस्टर बाजवा को कॉल लगा देती है। 2 रिंग में मिस्टर बाजवा फोन उठा लेते हैं और मुस्कुराकर बोले, इतनी जल्दी काम हो जाएगा, मुझे उम्मीद नहीं थी। सिया अपनी दबी आवाज में बोली, नहीं पापा, वो काम पूरा नहीं हुआ है बल्कि अभय बेहोश हो गया है, उठने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं क्या हुआ है उसे, आप जल्दी से आ जाइए। मिस्टर बाजवा अजय की खबर सुनकर घबरा जाते हैं, फिर तुरंत ही बिना वक्त गवाए फोन काटकर सिया के घर के लिए निकल जाते हैं। साथ में अपनी डॉक्टर्स की टीम को भी इन्फॉर्म कर देते हैं क्यों उन्हें उनके घर पर मिले। मिस्टर बाजवा खुद ही अपनी कार ड्राइव कर जल्दी से सिया के घर पहुंच जाते हैं। इसी दौरान वह न जाने कितनी बार एक्सीडेंट होते होते बचे थे। मिस्टर बाजवा दौड़ते हुए घर के अंदर आते हैं और अभय के पास आकर उसके चेहरे को बड़े ही गौर से देखने लगते हैं। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आता है, पर उन्हें ये तो पता था कि अभय के साथ ये तो होना ही था। एक इंसान पहले इंसान था, फिर चीता, फिर इंसान में बदल गया, तो ये बदलाव उसके लिए थोड़े बहुत परेशानी तो लेकर आएगा ही। मिस्टर बाजवा जल्दी से अभय को अपनी गोद में उठाकर कहा, तुम दोनों चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। गीत बोलकर मिस्टर बाजवा अपने घर की तरफ बढ़ गए। सिया और गीत जल्दी से उनके साथ चल देती है। अभय को कार की बैक सीट पर बैठाकर मिस्टर बाजवा के साथ कार की फ्रंट सीट पर बैठ जाती है। अभय का सिर अपनी गोद में रख गीत उसे परेशान होकर देख रही थी। कुछ ही देर में वह सब बाजवा हाउस पहुंच चुके थे। वहां पहले से ही बहुत सारे सर्वेंट उनका आने का इंतजार कर रहे थे। कार का दूर ओपन कर कुछ सर्वेंट अभय को व्हीलचेयर पर बिठाकर पैलेस के अंदर ले जाते हैं। गीत और सिया भी जल्दी से मिस्टर बाजवा के साथ अंदर चली जाती है।
डॉक्टर्स ने अभय को बेड पर लेटाकर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। डॉक्टर ने बहुत सारी वायर अभय के सर पर लगा रखी थी और टीवी स्क्रीन पर हो रही एक्टिविटी को देख रहे थे। डॉक्टर ने उसके ब्लड सैंपल लेकर टेस्ट करना शुरू कर दिया था। यह एक मिनी हॉस्पिटल जैसा रूम था और सारे डॉक्टर्स ट्रस्टेड थे। मिस्टर बजावा ने मिनी हॉस्पिटल जब बनवाया था जब पैंथर इनके पास आया था। अभया का ट्रीटमेंट कर रहे सभी डॉक्टर्स को अभय के बारे में पता था। उन्हें खास तौर पर अभय के लिए ही तैयार किया गया था और उनको स्ट्रिक्टली मना कर आ गया था कि अभय का सीक्रेट कहीं पर भी लीक नहीं किया जाए। अगर किसी ने ऐसा करने का सोचा अभी तो मिस्टर बाजवा उसके साथ उसके पूरे परिवार को खत्म करवा देते। कुछ देर बाद मिश्र भाजपा ने एक डॉक्टर से अभय की तबीयत के बारे में पूछा। अभय को क्या हुआ है, वो एकदम से बेहोश क्यों हो गया? वो जेनेटिक चेंजेस की वजह से हुआ है और इनका दिमाग किसी बात से डिस्टर्ब भी हुआ है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई बात याद आ रही है। उनका शार्प माइंड उन सभी चीजों को समझने और याद करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही इनकी बॉडी सेल्स भी एक खुद से डेवलप हो रही है, जैसे कोई बीज काफी टाइम से ग्रो होने की कोशिश कर रहा था, उसे अब जाकर ग्रो होने का रास्ता मिला हो, डॉक्टर ने कहा। मिस्टर बाजवा डॉक्टर की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। सोचते हैं कि यह खबर उनसे लिए अच्छी है या बुरी। रूम के बाहर गीत और सिया बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। वो सोच रही थी अभय को ऐसा क्या हुआ है जो उसे बाहर आने में इतनी देर हो रही है, वो ठीक तो होगा ना। गीत और सिया दोनों ही अभय की सलामती के लिए मन ही मन भगवान से प्रे कर रही थी। दूसरी तरफ भीड़भाड़ से दूर लग्जरियस दिखाने में बहुत ही शानदार पैलेस में कुछ लोग किसी को मनाने की कोशिश कर रहे थे। पापा जी पीएलएस, उनको यहाँ आने दीजिए। अब भैया और अभय नहीं रहे, इनमें सोनाली की क्या गलती है? जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है और वही हमारे भाई और भतीजे के साथ हुआ। विक्रम राजवंश अपने खानदान का सबसे छोटा बेटा विक्रम जिसको मनाने की कोशिश कर रहा था, वह उनके पापा संघर्ष राजवंश अभय राजवंश के दादाजी थे। पिताजी, आप जानते हो भैया के जाने के बाद सोनाली ने ही अभय को संभाला था, एक पिता होने की पूरी जिम्मेदारी निभाई थी। अब अभय इस दुनिया में नहीं रहा तो इसमें उनकी क्या गलती है? वह तो एक हादसा था जिसके अंदर अभय की मौत हो गई। अब तो भलाई इसी में है कि सोनाली की शादी बड़े भैया राजवर्धन से कर दी जाए, जिससे हमारे खानदान को एक बारिश मिल सके, विक्रम ने अपने पिता से कहा। संघर्ष राजवंश अपनी कुर्सी से खड़े होकर गरज कर बोले, मेरा पोता जिंदा है और मैं पूरी तरह यकीन के साथ कह सकता हूँ। और रही बात शादी की, तो सोनाली राजवर्धन जो शादी कर सकती है, लेकिन मेरी जायदाद में से उन्हें एक फोटो नहीं मिलेगी। और रही बात वारिश की, तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी संतान भी हमारे खानदान का वारिश होगा। ये सुनकर विक्रम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी आंखों के कोनों को पोंछकर विक्रम बोला, ये तो आपका बड़प्पन है पापा, जो आपने मुझ अनाथ को पहले गोद लिया और अब इतना बड़ा हक दे रहे हैं। लेकिन राजवर्धन भैया के होते हुए मैं ऐसा नहीं कर सकता। खामोश हो जाओ, जितनी जरूरत हो उतनी ही बात मेरे सामने किया करो। अगर तुम अपने आप को अलग मानते हो तो किस हक से हमें पापा बुलाते हो? जिस दिन हमने तुम्हें गोद लिया था उस दिन से हमने तुम्हें अपने सबसे छोटी संतान मान लिया था। जितना हक हमारे दोनों बेटों का है उतना ही हक तुम्हारा भी है। हमने कभी अपने तीनों बेटों में फर्क नहीं किया। संघर्ष राजवंश गुस्से से बोले, एक सौतेला बेटा सौतेला ही रहता है, उससे खून का रिश्ता नहीं बन जाता। पिताजी, बेशक आपने इसे गोद लिया है, लेकिन इसमें हमारे खानदान का खून नहीं है, तो इसकी संतान हमारे खानदान की बारिश कैसी हो सकती है? सलोनी के साथ आते हुए राजवर्धन ने कहा। राजवर्धन के मुंह से ऐसी बात सुनकर संघर्ष राजवंश का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। अपनी जबान को लगाम दो राजवर्धन, तुम हमारे खानदान का खून होते हुए भी हमारे खानदान जैसे गुण नहीं है। तुम्हारे अंदर किसी आस्तीन के सांप से भी ज्यादा जहरीले हो तुम। राजवर्धन, अपने भैया भाभी को खाने के बाद तुम उसके बेटे को भी निगलना चाहते हो? संघर्ष राजवंश गुस्से से बोले। और तुम जिसकी बात कर रहे हो, इस खानदान का ना होते हुए भी, मेरा सगा बेटा ना होते हुए भी उसने एक बेटे होने हर एक फर्ज निभाया है। तुम्हारी तरह अयाशियां नहीं करता। संघर्ष राजवंश राजवर्धन को सुनाते हुए सोनाली पर निशाना साधा। ये बात सुनकर सोनाली तिलमिला जाती है और बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन राजवर्धन उसे इशारे से मना कर देता है। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है ना सोनाली डिप्रेशन में चली गई थी, उसको डिप्रेशन से
बाहर निकालने के लिए मैं उसे इंडिया से बाहर ले गया था। आपको पता है ना, हम लोग घूमने गए थे तो सब कितने खुश थे। मैं, सोनाली, अभय, वो तो वहाँ जाने, हमें क्या पता था वहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। राजवर्धन अपने मुंह पर सारा दुख लेकर बोला, अगर वो दोनों मर गए तो उसमें हमारी क्या गलती थी। सोनाली पीछे से गुजराती हुए बोली, मैंने पहले अपने पति को मारा, फिर मैंने अपने बेटे अभय को मारा। मैं कातिल हूँ, मैं खूनी हूँ। मेरा पति जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, उसके चले जाने के बाद मैंने सोचा मैं अपने बेटे अभय के साथ पूरी जिंदगी निकाल दूंगी, लेकिन किस्मत को वह भी मंजूर नहीं था। उसने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। सोनाली अपने सीने पर हाथ रख लंबी लंबी सांसें ले रही थी। मेरा बेटा गया, मैं कैसे जीऊंगी। मेरा बेटा गया, पर कैसे जीऊंगी। सोनाली बस एक बात की रट लगाने लग जाती है। राजवर्धन सोनाली की हालत देखकर बोला, पापा आपने उसको ये सब याद दिलाकर अच्छा नहीं किया, उसे पैनिक अटैक आया है। विक्रम तुम जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो, बोलकर राजवर्धन सोनाली को अपनी गोद में उठाकर अंदर कमरे में ले जाता है। संघर्ष राजवंश बस अपनी आंखें फाड़े और दोनों का नाटक देखते रह गए। संघर्ष राजवंश अपने मन में बोले, इन दोनों से कुछ भी उगलवाना इतना आसान नहीं होगा, ये दोनों पक्के खिलाड़ी है और इस सोनाली ने तो अच्छा बहाना ढूंढा है, डिप्रेशन और पैनिक अटैक। संघर्ष राजवंश किसी को फोन कर बोले, मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है, कुछ भी करो, टाइम निकालो। इतना बोलकर संघर्ष राजवंश फोन काट देते हैं और घूर कर उस कमरे की तरफ देखने लगते हैं जिसमें राजवर्धन सोनाली को उठाकर ले गया था। दूसरी तरफ कमरे में सोनाली अपने सीने पर हाथ रख अपनी गर्दन इधर से उधर घुमाकर बाहर देखती है। एक लंबी सांस लेकर सोनाली बोली, मैं तो डर ही गई थी कहीं वह बुढ़ा हम दोनों की हकीकत न जान ले। जब तुम्हारी जुबान लड़खड़ाने लगी थी तभी मैं समझ गई थी कि तुम हिम्मत हार रहे हो, इसलिए मुझे यह नाटक करना पड़ा। राजवर्धन सोनाली की पीठ थपथपाते हुए बोला, तुमने एकदम सही टाइम पर डिसीजन लिया और तुम सच कह रही हो। मुझे तो कोई बात भी नहीं सूझ रही थी, पता नहीं क्यों मुझे मेरे उनके सामने आते ही हालत खराब होने लगती है और तुम झट से यह सारी चीजें पहचान लेती हो, इसलिए हम दोनों की बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। सोनाली बड़े ही प्राउड होकर बोली। किसी के पैरों की आहट सुनकर सोनाली बेड पर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर करहाने लगती है। सोनाली बार बार अपने सीने को सहलाती है जैसे उसे वहां पर दर्द हो रहा हो। बाजवा पैलेस। सिया और गीत बेसब्री से अभय की तबीयत के बारे में कोई खबर मिलने का इंतजार कर रही थी। डॉक्टर मिस्टर बाजवा से बोला, मिस्टर बाजवा हमें अभय को अपने साथ ही रखना होगा क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में अभय को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए हमारा उसके साथ मौजूद होना बहुत जरूरी है। अगर अभय के साथ ऐसा कुछ फिर दोबारा होता है तो हम सही टाइम पर उसे ट्रीटमेंट दे पाएंगे, उसकी बॉडी में हो रहे बदलाव को ठीक से समझ पाएंगे। मिस्टर बाजवा भी यही चाहते थे कि अभय उनके साथ रहे ताकि वह उसके अच्छे से देखभाल सकें और उसकी सारी जरूरतें पूरी कर सकें। मिस्टर बाजवा डॉक्टर की सारी बात समझकर रूम के बाहर आते हैं। रूम के बाहर आते ही गीत और सिया मिस्टर बाजवा को घेर कर खड़ी हो जाती है और अपनी उम्मीद भरी आंखों से पूछती है, अब अभय कैसा है, उसे होश आया या नहीं, बहुत टाइम हो गया है, हमें टेंशन हो रही है। अभय ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे यहाँ रहने के लिए बोला है ताकि आगे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे सही टाइम पर ट्रीटमेंट दे पाएंगे। मिस्टर बाजवा गीत की तरफ देखकर बोले। गीत अभया से दूर नहीं रहना चाहती थी, उसका एक अलग सा लगाव उसके साथ बन गया था क्योंकि गीत इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। उसे लगा था कि वो और अभय हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। क्या हुआ गीत, तुम किस सोच में पड़ गई, मिस्टर बाजवा ने गीत को हिलाकर पूछा। ठीक है, अभय आपके साथ ही रहेगा, उसका आपके साथ रहना ज्यादा सेफ है, बोलकर गीत फिर से बोली। मगर जाने से पहले क्या मैं एक बार अभय को देख सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो क्योंकि जितनी जरूरत डॉक्टर्स की अभय को है उतनी ही जरूरत तुम्हारी भी है, मिस्टर बाजवा ने कहा। गीत अब आप हमारे साथ ही रहेंगी हमेशा के लिए, आपको बस अभय का ख्याल रखना है, आप चाहे तो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकती है। मिस्टर बाजवा एक सांस में सारी बातें बोल गए। लेकिन एक शर्त पर मैं आपके साथ रहूंगी और शर्त आपको माननी होगी, गीत कुछ सोचकर बोली। कैसी शर्त? यही कि मैं अगर यहाँ रहती हूँ तो मैं अपना सारा खर्चा खुद उठाऊंगी, मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। मिस्टर बाजवा अगर आप तैयार है तो मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ, गीत ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा।
मिस्टर बाजवा गीत की बात सुनकर अपने मन में बोले, मैंने सोचा नहीं था ये लड़की इतनी खुददार निकलेगी। अभय के लिए मैंने इसको चुनकर अच्छा किया, मुझे अपने फैसले पर पछतावा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, तुम्हें आज से यही रहना होगा, मिस्टर बाजवा ने कहा। पास खड़ी सिया सारा नजारा देख रही थी और सुन रही थी। सिया को लगता है कि अब उसके फिर से अकेले रहने के दिन आ गए हैं। वह भगवान को कोसती हुई बोली, भगवान खुशी भी देनी थी तो सिर्फ 1 दिन के लिए ही देनी थी। सिया का उतरा हुआ मुंह देखकर मिस्टर बाजवा बोले, सिया आप क्या सोच रही है, आप भी यहाँ रह सकती है और हाँ, आप हमें पापा बुला सकती है। मिस्टर बाजवा ने सिया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ली थी। अभी कहानी जारी रहेगी। So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।